बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी चैलेंजेस पर बात करेंगे और देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून महंगाई के साथ पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कैसे कर सकेगी और क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में लाडले के तासुर के साथ उतरेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होता है सादिया स्टेक, जिसमें हम गजा में जारी जंग पर बात करेंगे। बताएंगे कि फलस्तीनी अवाम का इस वक्त अल्लाह के सिवा कोई आसरा नहीं। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। इंतखाबी फहरिस्तों की तकमील और हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पाकिस्तान में सियासी माहौल वाजे हो चुका है। इंतखाबी मुहिम में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है और सियासी जमातें अपने सियासी मुखालिफिन पर खुलकर तनकीद करते हुए नजर आ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सियासी मुखालिफिन ने खूब आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालिया निशान लगा दिए, जबकि PTI के बानी और मुनहरिफ रुकन अकबर एस बाबर ने ऐलान किया कि वो इस पूरे अमल को कानूनी फोरम पर चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर दिफा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबरा परवेज खटक ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जाली करार देते हुए इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान होने वाले तमाम इंट्रा पार्टी इंतखाबात जाली थे। तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी तलात मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अमल को कठपुतली तमाशा करार दिया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी तलात फैसल करीम कुंडी ने भी तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इंतखाबात में धांधली साफ नजर आ रही थी। इलेक्शन कमीशन को धांधली का नोटिस लेना चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि पूरी पार्टी में से चेयरमैन के ओहदे के लिए कोई एक शख्स भी नहीं मिला, इसलिए पार्टी के ओहदे के लिए एक साबका ज्याला ही मिला। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा है कि मेरा मियां साहब से मुतालबा है कि वो इंतजामिया के बजाय अपने नजरिए और मंशूर पर इलेक्शन लड़ें, वो वोट को इज्जत दिलवाएं और वोट की बेइज्जती ना करें। हमारी पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। मैं ये कहूं कि ये खिलाड़ी या फलां बंदा मेरा मुखालिफ है तो ये गलत होगा। हमारा मुकाबला महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। बिलावल अपने खिताब के दौरान बगैर नाम लिए कहा कि ये नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान को, जैसा कि 2018 में बताया गया, कि ये बंदा आपका मसीहा है, आपने इन्हीं का साथ देना है और बाकी सब तो गंदे हैं। फिर 2023 आ जाए तो किसी और को कहें कि ये फरिश्ता है और बाकी सब गंदे हैं। मैं समझता हूं कि सब इंसान हैं, गलती हम सब करते हैं, तो हमें अपने मुल्क और अवाम का सोचना चाहिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है कि माजी में इत्तेहाद के बावजूद क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद का निशाना मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब में सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई होगी और क्या तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद के बाद सियासी मुखालिफिन घबराहट का शिकार हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर किरमानी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो फरमाइएगा, इत्तेहादी रहे आप लोग 16 महीने और उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बात करना शुरू हुए और ख़ास तौर से बिलावल साहब जितने जो तनकीद कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, महंगाई लीग का उन्होंने नून लीग को नाम दे दिया है। इस महंगाई के तंज के साथ, ताने के साथ, इल्ज़ाम के साथ इलेक्शंस में आप जा सकते हैं, कारकर्दगी से मुतमईन रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सादिया बीबी। देखिए, ये वही पीपल्स पार्टी है जो एक ज़माने में काफ लीग को कातिल लीग कहा करती थी और फिर इसने उसी कातिल लीग का एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया, नंबर 1। दूसरा, जहां तक महंगाई का बात कर रहे हैं बिलावल साहब, महंगाई का मुकाबला किसी एक जमात को नहीं है। महंगाई का मुकाबला तो तमाम जमातों को है, उनके सामने है, और महंगाई का मुकाबला जो है वो कौम भी कर रही है। अब इसमें मैं ज़ाती तौर पर सादिया बीबी, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि मैं बहुत अवॉइड करता हूँ इल्ज़ामात की सियासत को, अनलेस कि मेरे पास कोई सबूत हो या कोई एविडेंस हो। तो मैं इस किस्म की जो होती है ना सियासी बयानबाजी है, जिसको मैं सियासी हवाई फायरिंग कहता हूँ, ये चूंकि अब इलेक्शंस करीब आ रहे हैं
और जिन लोगों के पास तो कारकर्दगी जिन्होंने दिखाई माजी में, वो तो खामोशी से, जैसे मुस्लिम लीग नून है, वो पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग हो रही हैं, उम्मीदवारों का चुनाव हो रहा है और एक मंशूर तैयार किया जा रहा है जो कि अवाम दोस्त मंशूर हो, जो लोगों को महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से निजात दिलाए। अब अगर हम इस बहस में या इल्ज़ाम दर इल्ज़ामात में पड़ गए, तो मैं ये समझता हूँ और मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जो इस मुल्क का रियल इशू है, जो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, वो ये सारी नारेबाजी की नज़र हो जाएगी। वी बिलीव इन प्रैक्टिकल और हमारी कारकर्दगी जो है वो माजी भी गवाह है नवाज शरीफ की कारकर्दगी का। आप देखिए कि जब 2013 में नवाज शरीफ साहब आए, 2013 में हमें इफ्तिखार चौधरी ने नहीं चलने दिया, फिर धरने आ गए। टोटल अगर देखा जाए 2016 में आ गया पैनामा और 1.5 साल मिला नवाज शरीफ को यकसुई से काम करने का, जिसमें उसने लोड शेडिंग का खात्मा किया, सीएनजी की 2-2 किलोमीटर लंबी कितारें थी वो उनका खात्मा किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया, कराची में अमन बहाल किया और जो बलोचिस्तान में उन्होंने जो थे वो जो वहाँ की लोकल जमातें जो इत्तेहादी हमारी, उनका वजीर आला डॉक्टर मालिक पहले 2.5 साल उनको मौका दिया। तो हमारी तो तमाम तवज्जो है वो ये है कि अवाम को महंगाई से कैसे निकाला जाए। कि आखिरी जुमला कह दूं, फरमाइए। अब बिलावल साहब जो फरमा रहे हैं या कोई और जो फरमा रहा है, इनसे ये जरूर पूछना चाहिए कि महंगाई जौन सी है उसका सबब क्या था, कौन लोग थे जिन्होंने इस मुल्क में IMF से मुआहदे तोड़े और उसके बाद महंगाई की बुनियाद रखी। और फिर उसके बाद बिलावल साहब 16 महीने इस हुकूमत का PDM का हिस्सा रहे और वो बड़े फख्र से कहा करते थे, शहबाज शरीफ को मुखातिब करते होते थे शहबाज स्पीड, और कहा करते थे काश ये शहबाज स्पीड जो है ये कराची में भी हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी एक पॉइंट स्कोरिंग है। आप कह रहे हैं कि ओके इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक, बट एट द सेम टाइम मुझे बताइए, आपने अच्छी बात की, हम देख रहे हैं वो कमेटी भी बन गई है जो आपका मंशूर बना रही है, सब कुछ है कि मंशूर बना रहे हैं, आवाम को कैसे इस महंगाई से आवाम की जान छुड़ानी है, बाकी इशूज़ कैसे रिजॉल्व करने। बट यही चीज़ें डॉक्टर साहब वो 16 महीने जब आप हुकूमत के लिए आए उससे पहले भी कही जाती थी और साबका हुकूमत पे तनकीद करके कही जाती थी। सो जो चीज़ आप कह रहे हैं आवाम को कि हम ये 5 साल आके करेंगे, उसका कहीं शायद 10% या 15% भी उन 16 महीनों के अंदर आवाम को क्यों नज़र नहीं आया? वाई कुडंट यू प्रूव योर सेल्फ इन दो 16 months? ये सवाल जायज़ है या नहीं? आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं जो जवाब दूंगा मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी आप जायज़ तस्लीम करें। क्योंकि जब हमारी गवर्नमेंट आई और जो कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आईनी तरीका है उसके तहत इमरान खान साहब की हुकूमत जो उस वक्त इंतहाई अनपॉपुलर हो गई हुई थी महंगाई की वजह से, और आखिर में जाते जाते जिस तरह उन्होंने IMF का मुआहदा ब्रीच किया, तो उसके बाद फिर जाहिर है हमारे पास 2 चॉइसेस थी कि या तो फिर हम मुल्क को डिफॉल्ट होने देते, श्रीलंका बनने देते, या फिर हम IMF के साथ दोबारा एक रीनिगोशिएट करते। चूंकि जो IMF के साथ मुआहदा था वो इमरान खान साहब का कोई जाती मुआहदा नहीं था, जो मुआहदा होते हैं वो बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द IMF था मुआहदा। तो जाहिर है हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, IMF के साथ हमें बात करना पड़ी और डेफिनेटली उसके नतीजे में महंगाई हुई। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि उस सारे सिस्टम में बिलावल भुट्टो साहब भी उसका एक मेजर प्लेयर थे, उनकी जमातें भी थी। लेकिन हुआ अब ये कि जब ये IMF के साथ हमें उनकी शराइत माननी पड़ी और महंगाई हुई, लेकिन आप कोई और क्रेडिट दीजिए या ना दीजिए, ये जो सुबह दोपहर शाम लोग कहते थे और स्पेशली ऑपोजिशन के लोग कि डिफॉल्ट हो जाएगा, और कोई क्रेडिट आप शहबाज शरीफ को और इसाक डार को, नवाज शरीफ को ना दें, लेकिन ये क्रेडिट जरूर दीजिए कि अल्लाह ताला ने इनके वसीले से पाकिस्तान को श्रीलंका होने से, डिफॉल्ट होने से बचा लिया। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जो कारकर्दगी की बुनियाद है वो हमारा माजी गवाह है कि जब भी नवाज शरीफ साहब को अधूरे अदवार मिले, तीनों दफा उन्होंने उसमें एटमी कुव्वत पाकिस्तान को बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मोटरवेज बनाई, महंगाई को कंट्रोल किया और बाकी चीजें जो मैंने आपको गिनवाई हैं। तो मैं समझता हूं कि इस दफा चूंकि अवाम भी बहुत बाशऊर हो चुके हैं और अवाम समझते हैं कि जिन लोगों की कारकर्दगी है
वो भी उनके सामने है, जिनकी कारकर्दगी नहीं है, सिर्फ नारेबाजी ठीक है। है और अच्छा, हवाई लेकिन फायरिंग है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब इलेक्शन के करीब करीब जब आप लोग बाकायदा इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जब आप लोगों अवाम को बता रहे हैं कि जी पंजाब में हम 120 से 125 सीटें निकाल लेंगे, आप लोगों को अपनी कामयाबी का यकीन है, ऐसे में आपके अपने लोग, चाहे वो पहले मिफ्ता इस्माइल हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, अभी जो है वो 3 दिनों से दानियाल अजीज़ साहब जो हैं वो एहसन इकबाल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ जैसे मीडिया पर बात कर रहे हैं और उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं सारी में, इस चीज़ का कहीं आपको नुकसान होगा इंतखाबी मुहिम में? देखिए, जहां तक तो मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान की बात है, मैं समझता हूं उन्होंने भी मकदूर भर कोशिश की पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने की। मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूं कि जो क्रिटिसाइज करें। मिफ्ता इस्माइल हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया पाकिस्तान को उस डिफॉल्ट से बचाने के लिए जो इमरान खान साहब हमें दे के गए थे। और फिर उसके बाद इसहाक डार साहब की जाती काविशें, शहबाज शरीफ साहब की दिन रात की मेहनत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ एहसन इकबाल साहब एंड दानियाल अजीज, देखिए एहसन इकबाल साहब और दानियाल का ताल्लुक एक ही डिस्ट्रिक्ट से है, नारोवाल से, और ये एक लोकल, मैं इसको पॉलिटिक्स की चपकलिश या कशमकश समझता हूँ। अच्छा ये होता कि अगर दानियाल साहब, जो उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसको बजाय इस तरह मीडिया में लाने के वो अपनी क़यादत से बात करते और इस मामले को एमिकेबली रिजॉल्व किया जाता। मुझे याद है कि 2018 के इलेक्शंस के करीब भी कुछ ऐसे मामलात हुए थे जिसमें कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया कोई कि आप इन दोनों के दरमियान कुछ थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग तब भी हुई थी ओवर द द डेवलपमेंट फंड्स, तो उस पर भी नवाज शरीफ साहब ने मुझे हुक्म दिया, तो मैंने इंटरवीन करके एहसन साहब को भी रिक्वेस्ट की, दानियाल साहब को भी की, और बड़ा एमिकेबली ये मामला रिजॉल्व हो गया। यानी इसका कोई ताल्लुक, मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद एहसन इकबाल साहब बीइंग द नेशनल द हेड ऑफ नेशनल प्राइस मैनेजमेंट कमेटी, जो दानियाल साहब इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक वहाँ का लोकल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कोई इशू है, और जो कि इतना बड़ा इशू नहीं है आपस में, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये बात बाहर आनी नहीं चाहिए थी। दानियाल साहब को और एहसन इकबाल साहब को आपस में बैठकर इस मामले को रिजॉल्व कर लेना चाहिए था, या उनको चाहिए था कि वो क़यादत की नोटिस में लाते, बजाय इसके कि उन्होंने इसको अखबारात या मीडिया की जीनत बनाया। ठीक है, एक और चीज़ बताएगा डॉक्टर साहब कि हम देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर ऐसी बहुत सारे एडिटोरियल्स आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से मियाँ साहब जो हैं या पूरी PMLN जो है वो लाडले होने का एक तासुर लेकर इस बार इंतखाबात में जा रही है। ये वो तासुर है जो पहले खान साहब के पास था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था। सो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि इसका कोई नुकसान आपको हो सकता है इंतखाबात में या इलेक्शन कैंपेन के दौरान, चाहे वो मियाँ साहब को अदालती रिलीफ मिलना हो जो उनके कानूनी मामलात हैं या दीगर? देखिए, 3 सवालात आपने एक सवाल में कर दिए, मैं जल्दी जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के जितने मुकदमात थे वो आज तक झूठे साबित हुए, और आपने देखा कि 1-2 रोज कबल हाई कोर्ट में जिस तरह नैब विड्रॉ किया तमाम चीज़ों से, और अब सिर्फ एक रह गया अल अजीज़िया, और उसके भी शवाहिद मौजूद हैं, अरशद मलिक मरहूम की और जैसे शौकत अजीज सदीकी की जो एक स्टेटमेंट्स हैं, हिस्सा हैं। हम तो शुरू से कहते थे कि ये झूठे, बेबुनियाद, फ्रॉड और लगभग बोगस केसेस हैं, और उसका नतीजा यही था कि एक शख्स जिसका नाम पनामा में शामिल नहीं था नवाज शरीफ का, उसको फिर उनको मजबूरन उकामा में निकालना पड़ा। दूसरी, जहां तक आपकी बात आ गई है, चैलेंजेस 2 हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब के सामने जो मैं समझता हूँ। एक चैलेंज तो है मईशत का, और मैं समझता हूं कि मईशत, चूंकि नवाज शरीफ साहब को जब भी हुकूमत मिली पाकिस्तान की मईशत जो थी वह ज़बूं हाल थी, और नवाज शरीफ साहब ने हमेशा 3 दफ़ा उसको मईशत को मुस्तहकम किया, और इंशाल्लाह भी करेंगे। एक चैलेंज ऐसा है जो कि मैं समझता हूं ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए, PMLN के लिए, बल्कि दीगर जमातों के लिए भी है, जो हमारा देखे ट्रेडिशन थी, ये बड़ा अदम बर्दाश्त का एक मुआशरा था। इसमें जिन लोगों ने गालम गलोच का कल्चर पैदा कर दिया है, और स्पेशली यूथ की मैं बात कर रहा हूं, कि देखिए वो एक चैलेंज है कि नवाज शरीफ साहब को और दीगर जमातें जो हैं
उनको इस मुल्क की माशियात के साथ साथ इस मुल्क की इखलाकियात को भी पटड़ी पर डालना है और इसमें यूथ बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम वो यूथ जो इस वक्त डिसअपॉइंटेड है पिछले 75 सालों से, जो देख रहे हैं कि स्पेशली मैं मिडिल क्लास यूथ की बात कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि तमाम सियासी जमातों को बशमूल मेरी सियासी जमातों को इन इलेक्टेबल से जान छुड़ानी चाहिए और सो कॉल्ड लोटो से। और इस इलेक्शन में आप पढ़ी लिखी मिडिल क्लास एजुकेटेड यूथ नौजवानों को टिकट दें। ये बड़ी अच्छी आपने बात की है, काश तमाम जमातों की लीडरशिप को इस चीज़ का एहसास हो जाए, लेकिन हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली हर इलेक्शन में उन्हीं इलेक्टेबल्स को हर जमात ले रही होती है जिसको यकीन होता है कि जी हमने जीत जाना है। वो फिर ये पावर पॉलिटिक्स का नतीजा है और उस पावर पॉलिटिक्स का पाकिस्तान को पिछले सादिया बीबी 75 सालों से नुकसान पहुंचा है। अब आप फैसला कर लीजिए, इट्स हाई टाइम नाउ कि आपने पावर पॉलिटिक्स करनी है या आपने अकदार की सियासत करनी है। और आखिरी आपका जो सवाल था लाडले वाली बात, तो कौन लाडला होगा इसका फैसला 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम करेंगे और जो भी अवाम का लाडला होगा वही इंशाअल्लाह ताला अवाम की खिदमत भी करेगा। राइट, थैंक यू सो मच सेनेटर आसिफ करमानी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। सो विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं। मुतनाज़ इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन, जबकि उमर अयूब बिला मुकाबला पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातों ने हम आवाज़ होकर पार्टी इंतखाबात को बदतरीन धांधली करार देते हुए मुस्तरद और इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है, जबकि तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने का फैसला किया है और उनका कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हम PTI का हिस्सा हैं और बानी रहनुमा हैं। अकबर एस बाबर का कहना था कि इंतखाबात के बजाय दर हकीकत सिलेक्शन की, जिसका मकसद PTI कारकुनों को बाहर फेंक कर पार्टी की बागडोर चंद वकला के हाथों में देना है। इलेक्शन कमीशन से तमाम सियासी जमातों और उनकी फंडिंग की जांच पड़ताल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन न सिर्फ आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है बल्कि पार्टी के अपने आइन की भी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद कराया था। इंतखाबात से एक दिन कबल पार्टी की कोर कमेटी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान किया गया था। आपको याद कराते चलें कि अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के नुमाया किरदार थे, जो अपनी पार्टी और उसकी पॉलिसियों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। अकबर एस बाबर ने इल्जाम आयद किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून ममालिक से मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा गैर मुल्कियों से फंड्स हासिल किए, जिसकी पाकिस्तानी कानून इजाजत नहीं देता। 2 अगस्त 2022 को अकबर एस बाबर की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग केस के अपने फैसले में कहा था कि तहरीक इंसाफ पर बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग लेने के इल्जामात साबित होते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में क्या है और बानी रहनुमा अकबर एस बाबर को इंट्रा पार्टी इंतखाब पर क्या एतराज़ हैं। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि आपके एतराज़ात हैं क्या इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो अमल गुजरा है, जो कल इन्होंने और फिर सुबह इलेक्शन शुरू होने थे और चंद मिनट बाद ही उसके नताइज का भी ऐलान कर दिया और तमाम बिला मुकाबला हो गए। ना वोटिंग हुई, ना वोटर लिस्ट थी, ना वोटिंग शेड्यूल था और ना ही कागजात नामजदगी किसी को दिए गए। तो इसको इलेक्शन का नाम देना जो है मेरे ख्याल ज़्यादती है, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी पहले से। तो महज एक वो रचाया गया। अगर आप कल जहाँ पे ये सो कॉल्ड इलेक्शंस हुए पेशावर के किसी इलाके में, तो अगर आप देखें तो चंद दर्जन लोगों को इकट्ठा करके वो कह रहे थे कबूल है कबूल है कबूल है। अब मुझे बताइए कि हमने निकाह की सेरेमनीज में तो सुना है कि कबूल है कबूल है। ये कैसे इलेक्शन थे कि बस चंद दर्जन लोग खड़े हैं और वो कबूल है और तमाम क़यादत जो है उसको फिर उन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए।
तो ये बेसिकली पीटीआई के जो वर्कर्स हैं ये उनके बुनियादी हकूक़ को याद रखिए कि हम सब इंक्लूडिंग मेरे हम सब इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे और हमें कोई ओहदे की वो नहीं थी। मुझे इमरान ने 2 दफ़ा सेक्रेटरी जनरल की ऑफ़र की थी और मैंने माजरत की थी। इसी तरह बहुत सारे और बानी मेंबरान थे पीटीआई के और मेंबर्स थे। तो इसीलिए हमने 13 साल बाद मैंने फिर पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी मैं गया ये परसों शाम को, और हमारा बड़ा सिंपल था कि हमने दफ्तर में जाके उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप हमें कागजात नामजदगी दीजिए और उसके बाद आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए और हमें इलेक्शन का तरीक़ेकार दीजिए। देखिए अब बहुत सारे ये पीटीआई के लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, कोई कहता है आप मेंबर नहीं है, मतलब 3 आईनी इदारों ने मेरी मेंबरशिप वैलिडेट की है और मतलब मैं हर लिहाज से पीटीआई और मेरे अलावा जो तमाम लोग थे वो पीटीआई के बानी लोग थे। मसलन सईदुल्लाह न्याजी जो इमरान के फर्स्ट कज़न है मुझे मियाँ वाली से कह रहे थे कि जी कागजात नामजदगी मेरे लिए लेके आओ। तो कहने का मकसद ये कि हर वर्कर का ये तो हक है ना मेंबर का कि उसको कागजात नामजदगी मिले। अब उसके बाद जो इलेक्शन का तरीका होता है वो तो ये होता है कि जब आप कागजात नामजदगी जमा कराते हैं तो फिर उसकी स्क्रूटनी होती है और अगर कोई किसी क्राइटेरिया पे नहीं पहुंचता तो फिर उसके बाद उसके कागजात रिजेक्ट होते हैं और अगर पहुंचता है तो एक्सेप्ट होते हैं और फिर उसके बाद बैलेटिंग होती है। एक नॉर्मल किसी भी डेमोक्रेसी में ये 2-3 स्टेप्स होते हैं, तो ये तो हुए ही नहीं। अच्छा, मुझे पीटीआई के अपने आप पे तो उनके लोगों का एतराज होता है कि जी ये तो हमारे मुनहरिफ रहनुमा हैं या ये तो हमारा पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके अपने इस वक्त पार्टी के अंदर, मुझे बताइए कि सारे प्रोसेस के अंदर फिर रखना कहाँ से आया है, किसकी तरफ से डाला गया है? और वो जो पार्टी के खुद को अपने लोग तसव्वुर करते हैं उन्होंने भी कोशिश नहीं की कि भाई कैसे सारे लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं? उनकी तरफ से भी कहीं किसी फोरम पे बात नहीं हुई? देखिए सारा जिस तरह मैंने कहा ना कि हम जब इनके पीटीआई के मरकजी दफ्तर गए तो वहाँ जो पीटीआई के नुमाइंदे थे हमने ये 3 दरख्वास्तें की, 3 चीज़ें मांगी कि आप हमें नॉमिनेशन कागजात दीजिए, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप और हमें आप इलेक्शन का तरीक़ेकार दीजिए। ना इनकी वेबसाइट पे ये चीज़ें अवेलेबल थी ना कहीं और अवेलेबल थी। तो फिर हम पर्सनली खुद चले गए और मैं अकेला तो नहीं था, मेरे साथ 10-15 और भी पीटीआई के कारकुन थे। तो उन्होंने हमें सीधी सी बात की एंड मैं रिस्पेक्ट देम फॉर देयर ऑनेस्टी। उन्होंने कहा जी कि ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ये है ही नहीं, ये महज एक कागजी कार्रवाई हो रही है, ये तो महज एक इलेक्शन कमीशन के कहने पे पहले से वही लोग दोबारा अनाउंस हो जाएंगे। तो उन्होंने बड़ी प्लेन बात की जिसके बाद फिर और बाकी बात कुछ रहती नहीं है। तो फिर हम उनसे इजाज़त लेके आ गए। अब ये लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं कि ये तो दफ्तर से बाहर खड़े होकर चले गए। मैं सेंट्रल ऑफिस के अंदर मैंने उनके अपने जो वहाँ के मैंने कहा कि कोई और अगर है उनके कोई और मुताल्लिका शख्स हैं उनसे हमारी मुलाकात करा दी। उन्होंने कहा जी कोई भी नहीं है दफ्तर में। वहाँ एक बलूचिस्तान का वफ्द भी बैठा हुआ था जिन्होंने बड़ी गर्मजोशी से हमसे मिले। वो कहा जी हम तो रात से आए हुए हैं बलूचिस्तान से, अभी तक बैठे हैं, हमें भी कुछ नहीं पता। तो देखिए ये बेसिकली एक प्री प्लान था कि बस एक इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर किया है उसकी खाना पूरी करने के लिए एक नाटक रचाया गया। आपने ये अनाउंस भी किया है कि आप इसको चैलेंज करेंगे। सो इस पे इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन क्या ले सकता है? देखिए इसमें अब 2 एस्पेक्ट्स है क्योंकि हम बेसिकली इलेक्शन कमीशन के सामने ये जो पीटीआई इंट्रा पार्टी केस है ये तो कुछ 1.5-2 साल से चल रहा है ना, जिसपे फिर ऑर्डर आया, जिसपे फिर पीटीआई को 20 दिन का टाइम दिया गया और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट, यानी 27 दिन का इनके पास एक स्पेस अवेलेबल था कि ये एक सही क्रेडिबल तरीके पर इलेक्शन कराते और फिर तमाम डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन कमीशन में जमा कराते। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, मैं कोई फ्रेश केस इनके खिलाफ या इस किस्म के कोई, हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम ये हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखें कि ये आपने इस फैसले में ये ऑर्डर किया था, ये हक़ाइक़ है, बाकी जो इलेक्शन कमीशन बेहतर समझे आइन और कानून को। लेकिन इसमें एक और पहलू भी अब सामने आ रहा है जिसको अभी हमने मज़ीद डिस्कस करना है। वो ये कि पाकिस्तानी शहरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, और ये हर शहरी का फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी मर्जी से किसी सियासी जमात को चूज करे और उसके जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस उसमें हिस्सा ले। हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिनाई किया गया। देखिए बड़ा एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो एक जमात कहती है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, बिल्कुल ठीक है,
तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि तमाम जमातों की इंट्रा पार्टी इलेक्शन को स्क्रूटनी होनी चाहिए, तमाम जमातों की फंडिंग की स्क्रूटनी होनी चाहिए, और ये इलेक्शन से पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नर्सरीज हैं लीडरशिप की, और अगर वहाँ मेरिट से लीडरशिप नहीं आएगी तो जो हमारे मुल्क का हाल है, आप 10 इलेक्शन करा रहे हैं, यू विल बी रिसाइकलिंग द सेम पॉलिटिकल वेस्ट, तो उससे आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं। तो अब ये जो फंडामेंटल राइट्स का इशू भी आ रहा है, तो वो अभी हम आने वाले चंद दिनों में मैं अपने वकला से इस पर मशवरा करूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑप्शन है उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर हम उनको फैक्ट्स उनको सामने रख देंगे कि जी ये फैक्ट्स है, हम आपके सामने सबमिट कर रहे हैं, अगर आपको हमारी असिस्टेंस चाहिए तो वेलकम, वरना जो आप फैसला करें। तो इट्स नॉट ये वो कोई लंबा सा कोई केस नहीं होगा जो हम कोई फ्रेश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जिस तरह बैरिस्टर गौहर जो हैं वो एकदम ये नया नाम सामने आया, पीपल्स पार्टी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, उन्होंने कहा कि जी पार्टी के अपने पीटीआई को तो कोई लोग मिले नहीं, तो इसलिए एक पुराने जियाले को जो है वो पार्टी चेयरमैन बना दिया। अब ये बैरिस्टर गौहर यहाँ पर आ गए, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि पंजाब में उस्मान बुज़दार आ गए थे, केपीके में महमूद खान आ गए थे, तो इस तरह के नए नए लोग सामने पहले भी आते रहे। इसका क्या मकसद है या क्राइटेरिया क्या है इन लोगों को चूज़ करने का, इन लोगों को इन ओहदों पर लाने का? क्या सिर्फ और सिर्फ ये कि साबिक चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो जेल में बैठ के भी पार्टी की बागडोर अपने हाथ में रख सकें? देखिए, जो आपने मिसालें दी ये उसी तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इदारा नहीं है और एक शख्सी कंट्रोल में है, और तमाम की तमाम डिसीजन मेकिंग उसके विम्स पे होती है। और ये ट्रेंड जो था 2013 का जो इंटर पार्टी इलेक्शन था, वहाँ जब कंट्रोवर्सी जनरेट हुई और जस्टिस वजी को उन्होंने लगाया कि ट्राइब्यूनल में तहकीकात करे, तो उन्होंने साफ लिख दिया कि ये इश्यूज हैं, इसको रिजॉल्व करें। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जस्टिस वजी को ही पार्टी से फारिग कर दिया। फिर एक नया इलेक्शन कमीशन पीटीआई का बना जिसमें फिर प्रॉमिसेस हुई कि नहीं अब ये बड़ी शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। वो जब रूल्स फ्रेम करने लगे तो उन पे प्रेशर आया, सो दे रिजाइन एंड ब्लॉक। मसलन तस्नीम नूरानी उसको हेड कर रहे थे। तो ये आस्ते 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 ये ड्रिफ्ट टुवर्ड्स टोटली ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल सॉर्ट ऑफ एक पार्टी बनती जा रही है कि इट्स बेसिकली वन मैन शो। तो अब वो वन मैन शो के तहत उन्होंने जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उनका कोई मेरिट नहीं था कि वो पीटीआई के चीफ मिनिस्टर पंजाब में बने, ना सिर्फ अपने इंडिविजुअल बेसिस पे कि उनकी कोई कॉम्पिटेंस होती है या कोई मेरिट होता है या कोई पॉलिटिकल, लेकिन उनसे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो एक आध महीने पहले पीटीआई में आए थे। अब जो मौजूदा शख्स हैं, मैं उनकी पर्सन पे किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, क्योंकि पर्सन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है प्रिंसिपल से कि प्रिंसिपल क्या है, आपका क्या मेरिट है टू बी द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जीरो, ये जीरो मेरिट। और मुझे जो अफसोस होता है वो अफसोस इस बात पे होता है कि पाकिस्तान के एक कई नामवर वकला जो इस वक्त पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं और जो जेल से बाहर आके बेनामी प्रेस टॉक एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जब हाईएस्ट लीगल फोरम्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट वहां खड़े होकर कहते हैं हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें फंडामेंटल राइट्स को डिफेंस में खड़े हो जाते हैं। आप कैसे इस फ्रॉड और एक ऐसे फेक प्रोसेस का हिस्सा, न सिर्फ हिस्सा बनते हैं बल्कि उसका फेस बनते हैं? तो आप अपने जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं आपने उसको बड़ा डैमेज किया। और जाहिर है कि हम जैसे लोग जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, जिन्होंने अपनी जिंदगी दी कि इसको एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, हमने तो खड़ा होना ही होना था। तो इंशाल्लाह हम इसका मुकाबला करेंगे। और ये जो अब हुआ है और जो हम लीगल फोरम्स पे अगर गए इलेक्शन कमीशन में तो हम रिपोर्ट देंगे, लेकिन हमने ये हमारा सिर्फ यही मकसद है। और ये याद रखिए, मैं रिपीट करता हूँ, ये पीटीआई स्पेसिफिक नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों को जब तक आप इस प्रोसेस से ठीक है। अच्छा, इसमें बैरिस्टर गौहर ने जो बात की कि जी ये तो मैं आर्जी तौर पे ये ओहदा संभाला है और ये अमानत है खान साहब की है मेरे पास, और ही गॉट इमोशनल ऑल्सो, वी ऑल सॉ दैट, बट पार्टी का फ्यूचर आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि अगर हम देखें बहुत सारी और सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी से जैसे अक्सर ये बात आती है, ये मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी बात आ गई कि जी अगर हमारे मुखालफिन को आने नहीं देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा इलेक्शन का, या ये तासुर जाएगा कि इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, फ्री एंड फेयर नहीं हुए। सो पीटीआई हिस्सा लेगी या साबिक चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ हिस्सा नहीं ले सकेंगे? तो इस पर बड़ी बहस हो रही है आजकल। बतौर पार्टी पीटीआई का फ्यूचर क्या है इन इलेक्शंस को लेके? देखिए, इन इलेक्शंस में तो पीटीआई का फ्यूचर ब्लीक ही नजर आ रहा है।
और उसकी वजह ये खुद है जिन्होंने गलत फ़ैसले किए, जो उन्होंने इंतशार की सियासत की, जो उन्होंने तसादुम की सियासत की, जो इन्होंने इदारों पे हमले किए, जो इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाए, पाकिस्तान की सियासत को, जमहूरी इदारों को, जो उन्होंने पार्लियामेंट की कोई वक़्त नहीं छोड़ी, यानी जिस अंदाज में नो कॉन्फिडेंस मोशन को इन्होंने हैंडल किया और जिस तरह फिर वो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तो ये और नौबत यहाँ तक आ गई कि जो फिर 9 मई में जो सानिया हुआ, उससे पहले भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ, तो पूरा वो प्रोसेस चल रहा था। रिट ऑफ द स्टेट जो है टोटली इरोड हो रही थी और हो चुकी थी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी मुल्क के लिए। आप दुनिया में मसलन सिंगापुर की मैं मिसालें देता हूँ कि वहाँ पे आप च्युइंगम बबल गम नहीं खा सकते मेट्रो में, आप पे फाइन होता है। पब्लिक टॉयलेट को आप यूज करें, फ्लश ना करें, आपको जुर्माना होता है। क्यों? क्योंकि ली क्वान ने उसको मुल्क को एक 60 लाख की आबादी, $950 अरब उसकी सालाना एक्सपोर्ट्स है। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी है, हम अभी तक $32 अरब की सालाना एक्सपोर्ट से आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए कि लॉलेसनेस है। और जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं, जब इन्होंने फैसला दिया था फैजाबाद धरने में, तो उन्होंने कायदे आज़म की एक कोर्ट जो थी वो उस फैसले में लिखी, और उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि ये केओस एनार्की जो है कोई स्टेट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आपने रिट ऑफ द, लेकिन ट्रेजेडी देखिए कि आज भी 6-7 साल हो गए और मुख्तलिफ मौकों पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, वायलेंस हुई अगेंस्ट द स्टेट, जिसमें पुलिस पे हमले हुए हैं, जिसपे इदारों पे हमले हुए हैं, जिसपे यानी ब्लेटेंट अभी तक एक शख्स को सजा नहीं हुई। ये है वो चीज सोचने वाली हमारी अदलिया की, ये वो चीज सोचने वाली कि रिट ऑफ द स्टेट, अगर उसी वक्त उस फैसले पे अमल हो जाता तो शायद बाद में वाकयात नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। अकबर एस बाबर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ ब्रेक हियर, ट्यून्ड। गजा में सीज फायर खत्म होने के बाद एक बार फिर इजरायली बमबारी का आगाज हो चुका है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर हमास के मुकम्मल खात्मे और कैदियों की वापसी तक जंग जारी रखने का ऐलान किया है। इजरायली वजीर आजम का कहना है कि मिलिट्री ऑपरेशन और सफारतकारी के जरिए हम कैदियों को छुड़ाने में कामयाब हुए हैं। ये जंग तवील चलेगी और हम ये जंग जीत जाएंगे। हमास के लीडर सालेह अल अरोरी ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा है कि अब इजराइल के साथ सीज फायर के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इजरायली जारहियत के रुकने तक कैदियों का तबादला नहीं होगा, क्योंकि हमारी कैद में अब सिर्फ इजरायली फौजी रह गए हैं। हम इजरायली फजाई, जमीनी और समुद्री हमले बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। हमारी कैद में इजरायली फौजी हैं और जब तक तमाम फलस्तीनी छोड़ नहीं दिए जाते तब तक हम मुकाबला करेंगे। इजरायली जंगी पॉलिसी की बात की जाए तो गजा में इस वक्त कोई भी जगह महफूज नहीं। एक बार फिर इजराइल ने गजा के इलाके खान यूनिस में पैगामात गिराने शुरू कर दिए हैं, जिसमें सब शहरियों को धमकी दी जा रही है कि खान यूनिस को छोड़ दिया जाए। इजरायली पैगामात के बाद गजा के रहायशियों में बेचैनी और खौफ फैल चुका है। खान यूनिस के रहायशियों के पास पनाह के लिए कोई जगह नहीं बची, ना ही मशरिक की तरफ जाया जा सकता है। मशरिक पहले से तबाह हो चुका है, जहां कोई महफूज पनाहगाह नहीं। दूसरी जानिब मिस्र की तरफ भी नहीं जाया जा सकता, क्योंकि मिस्री बॉर्डर भी इस वक्त मुकम्मल बंद है। गजा के रहायशी ना मशरिक की तरफ जा सकते हैं और ना ही मगरिब की तरफ। दोनों अतराफ मौत उनका इंतजार कर रही है। ये बात तो वाज़ेह है कि गजा के रहायशियों का अल्लाह के सिवा कोई आसरा नहीं। सीज फायर के खात्मे के बाद गजा में अमरीकी पॉलिसी मजीद वाज़ेह हो चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने एक बार फिर कई $मिलियन का असलहा बारूद इजराइल को फराहम कर दिया है, जिसमें बड़े पैमाने के बम और आर्टिलरी के शेल भी शामिल हैं। एक तरफ अमरीका असलहा फराहम कर रहा है, दूसरी तरफ अमरीका हमदर्दी दिखाते हुए इजराइल को सलाह दे रहा है कि सिविलियंस की हलाकतें नहीं होनी चाहिए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट ने मजीद इंकशाफ किया है कि वाशिंगटन ने सेहूनी रियासत को दीगर असलहा बारूद के अलावा इस मरतबा लार्ज बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी फराहम किए हैं, जिसका वाहिद मकसद खुफिया बंकर्स को उड़ाना है ताकि बंकर्स हमास के इस्तेमाल में ना आ सकें। इजरायली अफवाज की कार्रवाई के साथ न सिर्फ मगरबी दुनिया बल्कि इजराइल के अपने शहरों में भी इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरों का आगाज हो चुका है। गुज़श्ता रोज इजरायली शहरियों ने नेतन्याहू की जाती रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरा करते हुए नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा किया है। इजरायली शहरियों का कहना है कि नेतन्याहू और उनकी काबीना इजरायली कैदियों के तबादले को बेहतर अंदाज में मुकम्मल करने में नाकाम हो चुकी है। अगर मगरबी दुनिया की बात की जाए तो अमरीका, कनाडा और यूरोप समेत दुनिया भर के ममालिक में अमरीका और सेहूनी रियासत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम उम्मा इस वक्त खामोश दिखाई दे रही है।
सीज फायर खत्म होने के बाद ना तुर्किया से कोई जोशीले खिताबात आ रहे हैं और ना ईरान की तरफ से कोई धमकी आमेज बयानात जारी किए जा रहे हैं और ना ही अरब ममालिक की तरफ से कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सबसे मुस्बत बयान एक बार फिर ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा की तरफ से आया। ब्राज़ीलियन सदर ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इजराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इस वक्त गज़ा में कत्लेआम का सिलसिला जारी है। हम जो गज़ा में देख रहे हैं वो कोई रिवायती जंग नहीं, हम जो देख रहे हैं वो एक जेनोसाइड है। फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए आखिरी सहारा सिर्फ अल्लाह का है। या अल्लाह फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर रहम फरमा। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.